तो बच्चों 23 जनवरी शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड पेपर जो फिजिक्स का है वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। और जो 22 जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो मैं पहले ही सॉल्व कर दिया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और एक बार बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, खुद ही जो भी बड़े कोचिंग होंगे रेजोनेंस एलन, उनकी वेबसाइट से आप ये PDF आपको मिल जाएगा जिसमें मेमोरी बेस्ड पेपर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। आप डाउनलोड करके पहले खुद ही सॉल्व किए और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे सिर्फ उन्हीं का सॉल्यूशन आप चेक कीजिए। और ये आप साथ साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। और चलिए तो बनाते हैं सवाल। तो पहला सवाल जो इस शिफ्ट में आया था, यानी सवाल इन ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन पहला सवाल अपन जो बना रहे हैं वो क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज A0। तो अपने को ग्राउंड स्टेट रेडियस क्या दे दिया है, A0। एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He+ आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज A। तो बच्चों थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखेंगे, हमको पता है रेडियस एट nth ऑर्बिट होता है A0 n²/z। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, जब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ चले जाएगा, मतलब R4। तो होगा A0 इंटू n², तो यहाँ होगा 4 का स्क्वायर बाय हीलियम है तो z का वैल्यू क्या लेंगे 2। तो आ जाएगा R4 बराबर आ जाएगा A0 इंटू 16/2 विच इज 8। और R4 को A लेने बोला है तो A बराबर आ गया A0 इंटू 8। तो आपका A0/A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1:8। बनाते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज। रिलेशनशिप दिया है फाई बराबर A अल्फा प्लस बीटा सिग्मा। क्या दिया है, ए अल्फा लैम्डा, सॉरी ये ए नहीं है, अल्फा लैम्डा प्लस बीटा सिग्मा। हमको बताना है बीटा बाय अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो बच्चों फिजिक्स में हम जानते हैं एक जैसी क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है ए अल्फा का भी डायमेंशन वही होगा और बी सिग्मा का भी डायमेंशन वही होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स का जो डायमेंशन है इट इज इक्वल्स टू ए अल्फा का, ए लैम्डा का, अल्फा लैम्डा का डायमेंशन और वही डायमेंशन होगा बीटा सिग्मा का। ठीक है, अब बच्चों आपस में भी इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो दोनों को इक्वेट करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या देखो मेरे को चाहिए बीटा बाय अल्फा की वैल्यू, तो बीटा का डायमेंशन को यहीं छोड़ता हूं, अल्फा को ले आता हूं नीचे, तो इस तरफ क्या चले जाएगा लैम्डा बाय सिग्मा। ठीक है, अब लैम्डा जो होता है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या लिखते हैं Q/L। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आएगा Q/A। तो क्या होगा, Q से Q कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में A है ऊपर चले जाएगा तो आ जाएगा A/L, ये बराबर आएगा बीटा बाय अल्फा। तो एरिया को बच्चों मीटर स्क्वायर में नापते हैं और लेंथ को अपन मीटर में नापते हैं, तो डायमेंशन जो होगा बीटा बाय अल्फा का वो हो जाएगा L। और L किसका डायमेंशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस वाले का आंसर क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको गिवन है बच्चों, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिया है a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस c t स्क्वायर प्लस d। ठीक है, और हमको बोला है डायमेंशन ऑफ ABC/D क्या होगा। तो देखते थे इंडिविजुअल का डायमेंशन क्या निकालते हैं। तो कुछ बातों का यहाँ क्या ध्यान देंगे कि इसका डायमेंशन होगा लेंथ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब साइन ऑफ एनी एंगल, साइन एक रेशियो होता है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो जो लेंथ का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा। फिर ये cos स्क्वायर t आ गया, इसका भी कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो बीटा जो b है उसका डायमेंशन भी क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा। फिर उसके बाद यहां पर टाइम है बच्चों, तो अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये होगा c t स्क्वायर के बराबर, और ये जो डायमेंशन होगा वो सिर्फ किससे बराबर होगा, d के बराबर। तो इसका डायमेंशन लेंथ 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 और ये हो गया सी टी स्क्वायर। तो अपने को निकालना है बच्चों ABC/D, क्या निकालना है ABC/D। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L इक्वल टू सी टी स्क्वायर करेंगे तो c का जो डायमेंशन है वो जाएगा LT-2। अब ABCD सबका अपने को डायमेंशन पता चल गया, अपन क्या करते हैं ABC/D। तो A क्या है लेंथ, B क्या है लेंथ, C क्या है
एल टी माइनस टू, और डी क्या है, लेंथ, एल से एल कट गया, क्या आएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो क्या होगा, ऑप्शन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन टू। तो बच्चों ये स्पेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, क्या होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, सही लिख रहा हूँ, ये होगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ध्यान क्या देना है, म्यू वन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जिसमें कौन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जहां पर बन रही है इमेज या जहां रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगी, ठीक है। और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब देखो तो क्या बोला है, कुछ डिस्टेंस दूर रखा है, तो ये डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है इस स्पेरिकल सरफेस का कर्वेचर जो है वो आर है, बाहर आपको क्या बोल दिया है, एयर है, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, 1.5। इट इज फाउंड दैट इमेज इज फाउंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे क्या बना है, इमेज बना है, ठीक। अब इसको बनाते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, म्यू टू क्या है 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 3/2, और v का वैल्यू लिखना है। तो v क्या बन रहा है बच्चों, बोलता है जितने डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे बन रहा है। अब अपन लोग किस तरफ नाप रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस x, तो ये आ गया 3/2x। फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, म्यू वन है 1, u का वैल्यू इस तरफ नापेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस x। उसके बाद ये आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन विच इज 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। r पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी तरफ है जिस तरफ इंसिडेंट रे है। अब यहां से आ जाएगा बच्चों 3/2x प्लस 1/x बराबर 3/2 माइनस 1 क्या होता है, 1/2r। तो यहां से क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, तो आएगा 3 प्लस 2 बराबर 1/2r। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 5r। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5r। r ऊपर चले जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, x उधर चले जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू 30.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो बच्चों ये तो 2 सेकंड तक का ग्राफ है, इसके आगे और ग्राफ कहां तक चल रहा है, 30 सेकंड तक चल रहा है ना। और 2 सेकंड के बाद तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो बच्चों एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। तो एरिया अंडर निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे शुरू का ये एरिया जो है वो ट्रेपीजियम है, और उसके बाद का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा इसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 200 है, ये 400 है, तो 200 और 400 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 600 इंटू हाइट। हाइट कितनी है बच्चों, 2 सेकेंड्स, तो ये आ गया 2 प्लस, अब ये 2 सेकेंड हो गया। अब 400 इसका क्या हो गया, लेंथ, और ब्रेड्थ कितना जाएगा, 28.5 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 28.5। तो अपन क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाइड बाय 28.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गया, ये आ गया 600 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 285 इंटू 4 करते हैं, 5 4 आया 20, 8 4 होता है 38, 40, 4 2 8, 8 4 12, तो ये आएगा 1200। तो ये आ गया 1200 है ना, 1200 आया, और एक 0 और लगेगा, 1200 और एक 0 नहीं, एक 0 और क्यों लगेगा, नहीं डबल 0 है ना, तो एक 0 तो 285 लिख लेते हैं। अब इंटू 40 करें, हाँ तो एक 0 और लगेगा, तो आएगा 12000। तो ये कितना आ जाएगा, 12600। ये आ गया मीटर्स में, अपने को किलोमीटर में चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000। तो 1 2 1 2, तो कितना आ गया ये 12.6 किलोमीटर्स, ठीक है। तो करीब किसके, 4th के, ठीक है। वैसे मेरे को लगता है बच्चों इस क्वेश्चन में ना ये 30.5 गलती से दे दिया होगा, टाइपिंग वाले से एरर हुआ होगा, ये ना 0.5 होना चाहिए। तो अगर ये 0.5 होगा ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.5 पे वेलोसिटी क्या है ये निकालना पड़ेगा।
ठीक है। अब 0.5 पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.5 सेकंड, ये वाला अपन ट्रेपीजियम लेंगे। तो इसका अपने को हाइट चाहिए। क्या चाहिए? हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan थीटा से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे? देखो, ये परपेंडिकुलर कितना होगा? 400 माइनस 200, ठीक। बेस कितना होगा? 2 माइनस 0, ये tan थीटा के बराबर होगा। और अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल में लिखोगे तो tan थीटा क्या होगा? ये वाला होगा हाइट। तो सपोज यहां पर जो 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? v, तो होगा v माइनस 200, और बेस क्या होगा? 0 से 0.5, तो यहां लिखेंगे 0.5 माइनस 0, ये होना चाहिए बच्चों। तो यहां से अपन v निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा? 100 बराबर v माइनस 200 बाय 0.5, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 50, वो इधर आके प्लस होगा तो होगा 250, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 250 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर वेलोसिटी आ गया 250, अब इस एरिया को अपने को निकालना है। तो यहां जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा वो क्या होगा? ट्रेपीजियम का एरिया का निकालेंगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 200 प्लस 250 450, इंटू 200 प्लस 250 हुआ 450, इंटू 0.5, 0.5 कितना होता है? 1/2, तो 450 बाय 4 मीटर, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब ये बड़ा सवाल है बच्चों, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये अब क्या है? दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं ऑफ मास m रेडियस r एंड आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दिया है? 0। उसके बाद क्या बोला है? दोनों l लेंथ नीचे गिर रहे हैं इफ द बॉल्स आर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, मतलब प्योर रोल हो रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स विच दे रीच इन द ग्राउंड। तो बच्चों रेस्ट से छोड़े लेकिन दोनों को क्या लगेगा? एक एक्सेलरेशन लगेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन? g sin थीटा बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, वे i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बच्चों दोनों ही सॉलिड बॉल्स हैं, स्फीयर्स हैं, तो i बाय mr स्क्वायर का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, मतलब ये डिनोमिनेटर पूरा दोनों के लिए सेम होगा। g तो पूरी दुनिया के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है सिर्फ किसके? साइन थीटा के, ठीक है। अब सपोज यहां से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? l, तो वेलोसिटी अपन क्या निकाल सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह क्या ले लेंगे? l। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2al, या मैं बोल सकता हूं v स्क्वायर, 2 और l तो कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सेलरेशन के, और हमको वही रेशियो निकालना है। और एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? साइन थीटा के। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बच्चों कि v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के। तो v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर बराबर होगा साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। तो एक बार क्या दिया है? साइन थीटा 30 डिग्री दिया है, तो 1/2 आएगा, और एक बार क्या दिया है? 45, तो 1/√2 आएगा। तो √2 पर चले जाएगा तो आएगा 1/√2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो अगला सवाल क्या है कि ये बोला है कि स्टेटमेंट 1, हॉट वाटर इज मूव्स फास्टर देन कोल्ड वाटर। तो बच्चों ये बात है ट्रू, सही इसलिए कि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है विस्कोसिटी उतनी कम होती है, तो विस्कोसिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा आसानी से वो फ्लो करेंगे, तो ये बात ट्रू है। फिर सोप वाटर हैव हायर सरफेस टेंशन देन फ्रेश वाटर, तो ये बात क्या है? बिल्कुल बच्चों फॉल्स। सोप वाटर जो होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, तो अपन क्या करेंगे इसको? फॉल्स, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3rd। अगला सवाल यह है, आपको दिया एक फोर्स क्या दिया है? x² y i कैप प्लस y² j कैप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द लाइन y बराबर x। अब हमको ऑब्जेक्ट को ले जाना है फ्रॉम पॉइंट 0,0 से b 4,4, तो हमको निकालना है वर्क डन क्या होगा।
तो जब बच्चों पाथ पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं होता कि जैसे खाली एक्स के अलोंग ले जा रहे हैं फिर वाई के अलोंग, तो हम लोग छोटा सा वर्क डन निकालते हैं डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी आर, वेयर डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क डन लिखते हैं बच्चों एफ, फोर्स का वैल्यू तो अपने को पता है, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जे, और डी आर को ले लेते हैं, एक्स में हो रहा है डी एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई में हो रहा है डी वाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। तो छोटा सा वर्क डन आएगा, आई वाला आई से होगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, प्लस वाई वाला वाई से होगा वाई स्क्वायर डी वाई जे। अभी तो छोटा वर्क डन आया है, अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए तो x और y के अलोंग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो dx का लिमिट लग रहा है यहाँ पर, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये देखेंगे। तो 0 से जा रहा है 4 तक, तो क्या लिखेंगे 0 से 4। y भी कहाँ तक जा रहा है 0 से लेके 4 तक, तो लिखेंगे 0 से 4। अब बच्चों हमको एक इक्वेशन ये भी दिया है कि y बराबर x, तो जब dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सिर्फ x का वेरिएबल चाहिए, y वाला चाहिए नहीं, तो हटाने के लिए y बराबर x सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वर्क डन टोटल आ जाएगा 0 से 4 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 0 से 4 वाई स्क्वायर डी वाई, ये तो हट गया सॉरी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x का पावर 4/4, उसका क्या होता है बच्चों y³/3। अब लिमिट डालते हैं, 0 से तो 0 आएगा, 4 डालना है, तो 4 का पावर 4/4 प्लस 4 का पावर 3/3, तो एक 4 से ये 4 का क्यूब हो गया बच्चों, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा कॉमन, बचेगा 1 + 1/3। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू यह आएगा 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या 2 और 64, 256/3। नेक्स्ट, अगला मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग क्या करना है, व्हेन वॉल्यूम इज चेंज इज 0, वॉल्यूम चेंज बच्चों आइसोकोरिक, तो P का 1 होगा, P का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो टिक लगा दिए, बाकी लेकिन चेक कर लीजिए। Q का 3 बोल रहा है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबारिक 3, व्हेन नो हीट इज एक्सचेंज एडियाबेटिक, वर्क डन बाय द गैसेस इज इक्वल, वर्क डन इक्वल कब होता है गैसेस, तो ये कौन सा कहाँ गया आइसोथर्मल। तो बढ़ते हैं बच्चों कहाँ गया आगे, अगला सवाल। अगला एक आरएलसी सर्किट का सवाल है, क्या दिया है, इन द गिवन डीसी सर्किट, तो बच्चों डायरेक्ट सर्किट है ना, एसी करेंगे, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर इन स्टेडी स्टेट। तो बच्चों जब बहुत समय गुजर जाएगा स्टेडी स्टेट में, तो जो इंडक्टर है वो कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक, एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है, तो ये कोई भी करंट को अपोज नहीं करेगा और स्टेडी स्टेट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही करंट को अपोज करेगा। तो करंट कितनी होगी 12/12 विच इज 1 एम्पियर। अगला नेक्स्ट, find the position of center of mass of uniform disk of radius 20 cm with respect to the previous origin if original disk of radius 5 cm is cut from the disk। तो हमको अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मान के चलते हैं डिस्क यूनिफॉर्म है, मान के नहीं चलते, क्वेश्चन में भी दिया है कि डिस्क कैसा है यूनिफॉर्म। तो बच्चों जब भी काटने पीटने वाला सवाल रहता है, सबसे पहले तो ले लो सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था, सपोज यहाँ 0,0 पे था। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, आपको पता है कि ये इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, तो y सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा, तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, हमको सिर्फ निकालना है x सेंटर ऑफ मास। और जब भी प्लेन लेमिना या एक रेगुलर फिगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया को इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोपोर्शन टू मास। ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए तो होगा a1 x1, मतलब पूरा एरिया और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, माइनस a2 x2, मतलब जो पार्ट काट दिए उसका एरिया कितना था और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या था, डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। ठीक, तो अब इसका रेडियस था 20, तो एरिया क्या होगा पाई इंटू 20 का स्क्वायर इंटू x1, इसका पोजीशन क्या था सेंटर ऑफ मास का 0, माइनस a2। अब देखो ये बच्चों
इसका रेडियस दिया है 5, तो इसका जो वो होगा एरिया होगा वो क्या होगा, पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू x2। इसका जो पोजीशन है इसके टर्म्स में नापेंगे तो क्या 15,0, तो यहाँ क्या होगा इंटू 15 बाय दोनों एरिया को माइनस कर देंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा, आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये होगा बच्चों x सेंटर ऑफ मास। अब ये टर्म क्या हो गया 0 है ना, तो अब पाई पाई का हिसाब हो गया, क्या आएगा -15 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 25, ठीक है। तो ये कितना आएगा नीचे 375 और ऊपर कितना आएगा 15 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 15 कर दो कितना आएगा, और माइनस है साइन है ना, 25 इंटू 15 कर दो 5 पंचे 25, 5 दूनी 12, 5 1 जा 5 और 1 2 जा 2, तो आएगा 375, तो दोनों कट गया बच्चों, क्या आया -1। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो पीछे खिसक जाएगी, कहाँ -1 पे, ठीक है, -1,0, तो इसका सही आंसर क्या होगा 3। ओके, अगला सवाल। अब अगले सवाल में हम लोग को क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल हैव चार्ज q1 q2 मासेस m1 m2 रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो बच्चों कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगती है बड़ा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। हमको बोला है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इन दोनों को अपने को डिवाइड करना है, तो आएगा Fe बाय Fg, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा और आएगा q1 q2 बाय g 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 m2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट g m1 m2 q1 q2, ऑप्शन नंबर 4। अगला नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सर्किट I V1 और V2। I क्या है इस टोटल करंट जो निकल रही है सर्किट से, V1 V2 क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर, ठीक है। अब इसको आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक डायोड दे दिया है, अब डायोड से करंट तभी जाती है जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है, तो देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से करंट यहाँ ड्रॉप होगी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल गिरेगा लेकिन जीरो तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस वाले डायोड से करंट जाती है, मतलब ये सिंपल सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बायस है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए 444। अब 4 और 4 कितना होता है 2, 4 और 4 कितना होता है 2, और ये कितना होगा बच्चों 4, 2 और 4 कितना होता है टोटल 6 ओम और 6 वोल्ट की बैटरी, मतलब करंट निकलेगी 1 एम्पेयर। तो I का वैल्यू 1 इस दोनों में दिया है, तो ऑप्शन 1 या 2 में से हो सकता है। अब वोल्टेज देख लेते हैं, V1 मतलब इसमें ड्रॉप होगा तो 1 एम्पेयर करंट 4 वोल्ट में जाएगी, तो 4 1 जा 4 वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएगा। अब बचा हुआ 2 वोल्ट इधर और 2 वोल्ट इधर, तो इसमें 4 इसमें 2, तो ऑप्शन क्या होगा सेकंड। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस L बच्चों एक तो μ0 होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, लेंथ होता है और वही उसका डायमीटर और ये सब पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ज्योमेट्री और मीडियम μ0 ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अगला, द की शोन इन द सर्किट इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे सब, और ये अनचार्ज था कैपेसिटर, तो कैपेसिटर अगर अनचार्ज था जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो ये एक शॉर्ट सर्किट बन जाता है, तो क्या होगा एक करंट दौड़ेगी इनिशियली t इक्वल टू 0 पे विच विल बी इक्वल टू E बाय R, और फिर जैसे जैसे ये पोटेंशियल लेके चार्ज होने लगेगा, जैसे जैसे इसमें चार्ज स्टोर होने लगेगा तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और एक इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा इस सर्किट से करंट क्या हो जाएगी 0। अब देखते हैं क्या क्या बोला है, करंट इन द सर्किट इज 0, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट 0 हो जाए, यही बात तो गलत है, तो हमको क्या चूज करना था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यही क्या हो गया सही।
वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज मिनिमम, हाँ शुरू में बच्चों ये शॉर्ट सर्किट है तो ये कोई भी वोल्टेज अभी लिया नहीं है, जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा समय के साथ वैसे वैसे वोल्टेज लेगा, तो ये बात ट्रू है। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, ये बात भी सही है। इनिशियल में ये तो कोई वोल्टेज नहीं लिया है तो करंट ई बाय आर क्या होगी, मैक्सिमम। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, ये बात भी सही है। तो पूरी करंट अभी वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस करा रही है, रेजिस्टेंस, ये तो शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है, तो ये सही। नेक्स्ट अगला सवाल, डायपोल डायपोल खेलते हैं बच्चों। इफ टू डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट P आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स विच फील बाय अ पॉइंट चार्ज एट P क्या होगा। तो बच्चों देखो ये है डायपोल और ये इसका इक्विटोरियल पोजीशन है। अब बच्चों याद रखना कि हम लोग जो जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखते हैं वो होता है के पी बाय आर क्यूब, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, √3 cos स्क्वायर थीटा +1। तो इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको याद रखना है, ठीक है। तो इक्विटोरियल पोजीशन के लिए क्या होता है, जैसे ये डायपोल है तो इसके अलोंग वाली पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल और इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विटोरियल, ठीक है। तो इक्विटोरियल पोजीशन में जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, थीटा की वैल्यू डायपोल से ये आर जो पॉइंट पे अपन फील्ड निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर, डायपोल के डायरेक्शन से पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। तो इक्वेटोरियल के लिए 90 बताता है और एक्सियल के लिए क्या बनाता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 0 डालूंगा तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2kp/r3, क्योंकि cos 0 1 होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है kp/r3, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों। तो एक्सियल पोजीशन में जिस तरफ, अगर आप सपोज इस तरफ ले रहे हैं, खुद सोचो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, डायपोल का डायरेक्शन -2 रहता है। Q से ये पास है तो ढकेलने वाली फील्ड ज्यादा होगी, -Q से ये दूर है तो पास बुलाने वाली फील्ड कम होगी। तो डायपोल एक्सियल पोजीशन में अगर आप अलोंग द डायपोल, अगर उस तरफ एक्सियल पोजीशन लिए अलोंग द डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगी, आ रही बात समझ में। और अगर इधर लेंगे तो देखो -Q वाला क्या करेगा, पास है तो ज्यादा बड़ी फोर्स लगाएगा और ढकेलने वाली फोर्स कम होगी। तो अगर आप एक्सियल पोजीशन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा अलोंग द डायपोल, डायपोल के डायरेक्शन की अलोंग। और अगर आप क्या लेंगे बच्चों, सपोज इक्विटोरियल पोजीशन लेते हैं, -Q +Q, तो ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चों यहां पर। तो +Q क्या करेगा, ढकेलेगा, -Q का करेगा प्लस पास बुलाएगा। अब दोनों के अगर आप कंपोनेंट कर दोगे बच्चों तो ये दोनों कैंसिल होंगे, इस तरफ आएगा। तो डायपोल के उल्टे डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो बताओ बच्चों, ये डायपोल है, इससे r डिस्टेंस ऊपर, फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, और r है, ये p है बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अच्छा पोजीशन, और ये क्या है, इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल के लिए क्या होता है, kp/r3, क्योंकि cos 90 0 होता है तो क्या लेंगे, kp/r3, तो इधर आया। अब ये डायपोल है, इससे ये r डिस्टेंस दूर है, तो उसके कारण क्या होगा, इस तरफ, इसके कारण क्या होगा, इस तरफ। तो इस तरफ होगा डायपोल के डायरेक्शन, अच्छा नहीं, और डायरेक्शन क्या होगा, जिधर डायपोल का डायरेक्शन है उसके उल्टा, तो ये इधर हो गया। और ये जिधर डायपोल होता है उसी तरफ होता है, तो जिधर डायपोल होगा उसी तरफ होगा। ये भी कितना हो गया, kp/r3। लेकिन इसको में लिखेंगे 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन है, तो थीटा का वैल्यू क्या आता है, 0। तो 2kp/r3 आगे लग रहा है, kp/r3 पीछे लग रहा है, तो नेट क्या होगा, kp/r3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, क्या एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज 3/2, मतलब ये गामा का वैल्यू दिया बच्चों 3/2। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इनिशियली एट 0 डिग्री इज रिड्यूस टू 1/4 द ओरिजिनल वॉल्यूम, न्यू टेम्परेचर क्या होगा। मतलब बच्चों एक तो एडियाबेटिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, एडियाबेटिकली अपन क्या कर रहे हैं, गैस का वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। हम जानते हैं बच्चों टीवी का पावर गामा-1 कांस्टेंट होता है, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। या प्रेशर वॉल्यूम चाहिए तो पीवी का पावर गामा, या प्रेशर टेम्परेचर चाहिए तो पीवी का पावर गामा-1/गामा, अलग अलग वो आता है कॉन्स्टेंट्स। अभी टीवी का पावर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, T1/T2, या ऐसे लिखते हैं
T1 V1 का पार गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू T2 V2 का पार गामा माइनस वन। T1 का वैल्यू हमको पता है 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 273 केल्विन। ठीक, अब T2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। V2 बाय V1 ऐसे ही लिखते हैं और ऊपर क्या रहेगा गामा माइनस वन। गामा का वैल्यू अपने को दिया है तो 3/2 माइनस वन लिख लेते हैं और 3/2 माइनस वन होता है 1/2। अब वॉल्यूम ऑफ गैस इज रेड्यूस टू 1/4, मतलब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था V, तो 273/T2। ओरिजिनल वॉल्यूम नीचे वाला अगर V था तो अभी नया वॉल्यूम V/4 कर दिया और होल का पावर कितना आ रहा है 1/2, तो V से V कट जाएगा। 1/4 का अंडर रूट क्या होता है 1/2, तो 273/T2 बराबर 1/2। तो T2 क्या हो जाएगा बच्चों डबल 273 इंटू 2, तो आ जाएगा 546 कितना ये केल्विन में। क्या में आया बच्चों केल्विन में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाते बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टोरोजनल कांस्टेंट। तो टॉर्क बराबर क्या होता है K टाइम्स थीटा। तो टोरोजनल कांस्टेंट क्या होता है K, थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो K का डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा, टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो एनर्जी का वर्क का सबका डायमेंशन होता है ml2t माइनस 2। तो ऑप्शन क्या होगा 1। अगला सवाल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम ऑसिलेटिंग इन वाटर। टाइम पीरियड अपने को निकालना है बच्चों। तो सपोज आप क्या करते हैं, यहां तक ये फ्लोट कर रहा था, आप इसको थोड़ा सा अंदर पुश किए। अब अंदर पुश किए तो मानना कि आपने जो एक्स्ट्रा एक x इसको डिस्प्लेस किया। अगर आपने इसको x एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किया तो इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा डूबा, उसके कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा बच्चों। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जो बोयेंट फोर्स इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, विच विल बी A इंटू एक्स, वेयर A इज द एरिया, सरफेस एरिया, और x क्या है इसका लेंथ जितना आपने डुबाया। अब रिस्टोरिंग फोर्स है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ था नीचे, तो इसको लिख सकता हूँ -ma बराबर ax। तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर आ गया ax/m नेगेटिव। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा 2π अंडर रूट, सॉरी मैं सिर्फ वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो F इंटू जी भी होगा, सॉरी तो क्या होगा डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, तो 2π अंडर रूट ये बाय ये, तो क्या होगा m/a रो जी। ये होगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन आएगा मास इंटू एक्स, वी रो जी ना वॉल्यूम होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा बुओयेंट फोर्स, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वैल्यू डालते हैं बच्चों, तो t बराबर 2π अंडर रूट, मास कितना दिया था, कुछ तो दिया था, मास दिया है बच्चों 10 ग्राम। तो क्या करते हैं 10 बाय 1000 इसको उसमें कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, नीचे एरिया आपको क्या बोला है एरिया के लिए, फाइंड इट क्यूब बोला है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा 10 इंटू 10। तो एरिया लिखते हैं बच्चों 10 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -4 भी लिखेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो एरिया हो गया। डेंसिटी क्या होता है बच्चों 1000 kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी का वैल्यू कितना होता है बच्चों 10, तो ये आ गया 2π अंडर रूट। अब ऊपर तो है 10 और नीचे कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 से ये 10 का पावर -4 गया, तो 10 बाय क्या बचेगा 1 2 3 4 5, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या आएगा टाइम पीरियड 2π बाय अंडर रूट 1/4, तो 4 है तो 100 बाहर आ जाएगा, तो t बराबर क्या आएगा 2π बाय 100, तो आएगा π/50 सेकेंड्स, है ना। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 2। गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, आपके पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस है जिसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया बच्चों μ2, इज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मतलब बाहर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब अपने नेचर के जैसा ही वो बिहेव करेगा। फिर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2, तो एक रेडियस का ले लो r1, ये रेडियस ले लो बच्चों r2। अब
सरफेस ऑफ अ सिल्वर देन R2 सरफेस ऑफ सिल्वर पॉलिश्ड। अच्छा, इसकी क्या कर दिए, जो ये सरफेस है इसको सिल्वर पॉलिश कर दिए, R2 वाली सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिए। तो बच्चों ऐसे में आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे वो क्या करते हैं, दूसरे एंड को आप सिल्वर कर देते हैं, तो ये ओवरऑल एक कॉनकेव मिरर में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। क्योंकि जो लाइट आएगी होगा क्या, उसका एक लाइट आएगी, एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, और ये कहाँ जाएगा, बाहर। तो मिरर क्या करता है, जिस लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो ये मिरर के जैसे ही काम करने लगेगा। अब सपोज ये जो कंपाउंड मिरर बना उसका फोकल लेंथ है FC, तो हम क्या करते हैं, पावर का एडिशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, पावर का एडिशन। तो आप कन्वर्जिंग का पावर नहीं, अब क्या करेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। तो आप क्या करेंगे, अब पावर का एडिशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/FC, या टोटल पावर जो होगा विल बी इक्वल्स टू -2/F(L)। 2 डबल क्यों ले रहे हैं बच्चों, डबल इसलिए लेते हैं कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, अंदर जाते समय और एक बार जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके बाद बाहर आते समय, प्लस 1/F ऑफ मिरर। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। अब पूछा क्या है, where should an object be placed on the optical axis so that the real and inverted images formed at same place। तो बच्चों कॉनकेव मिरर में अगर आप क्या करते हैं, फोकल लेंथ का डबल ले लिया, मतलब 2FC ले लिए, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी के नीचे रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो अपने को 1/FC का वैल्यू इससे निकालेंगे और उसके बाद उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला में सीधा वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, 1/FC बराबर -2 को बाहर ले लेते हैं। अब ये आपका लेंस है, बाहर μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर μ2 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और ये सेकंड वाला क्या है, R2। ठीक है, अब तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं μ2/μ1 -1 1/R1। अब देखो जो पहला है इंसिडेंट रे इधर से आएगा, तो पहला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसी तरफ नापा जाएगा, तो पॉजिटिव लेंगे, क्या लिखते हैं 1/R1। फिर फॉर्मूले में माइनस होता है बाय 1/R2, R2 का वैल्यू क्या लेंगे, इस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नापा जाएगा, तो इसको माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, फिर प्लस आएगा। अब मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा, तो R2/2 आएगा, लेकिन नेगेटिव लेंगे क्योंकि इसका कर्वेचर इस तरफ है, तो लिखेंगे -2/R2। अब देखो -2 और -2 ये कॉमन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं बच्चों ओवरऑल जो भी वैल्यू डालेंगे नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और नेगेटिव आएगा तो देखो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अगला अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, 1/FC -2 कॉमन आ गया, क्या गया, -2 कॉमन। अब -2 कॉमन आ गया, उसके बाद अब अंदर क्या बचा, μ2 -μ1/μ1 ये बचेगा, और ये हो जाएगा R1 + R2/R1 R2, और ये -2 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा +1/R2। ठीक है, प्लस बचेगा, -2 को पूरे इनसे और उनसे दोनों से अपन कॉमन ले लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा, ये माइनस को यहीं छोड़ दो, 2 को इधर ले लो, तो 2FC का वैल्यू इतना आ गया, तो 2FC तो अपने को चाहिए था, तो यहाँ से ये हटा दो, सामने अभी क्या रखो, माइनस। अब तो ये सिंपली बच्चों सॉल्व करना है, तो 1/2FC क्या आ जाएगा, माइनस साइन को ऐसे ही रखते हैं अभी बाहर के लिए। अब देखो नीचे एलसीएम आ रहा है μ1 R1 R2, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम सेम ले लेते हैं, μ1 R1 R2। तो इस ऊपर वाले में तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होना नहीं है, ये वैसे ही रहेगा, R1 + R2 प्लस ये जो है R2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, μ1 R1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया आपका टर्म। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों, तो 2FC का वैल्यू क्या आएगा, μ1 R1 R2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस भी है ऊपर, अभी माइनस को बाद में नीचे भेज देंगे, ये आएगा नीचे μ2 - μ1 R1 + R2 प्लस μ1
R1। अब नीचे ब्रैकेट खोल के आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, और माइनस साइन को नीचे भेज के इसको म्यू वन माइनस म्यू टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू, और फिर ब्रैकेट ओपन करके अगर कुछ कट पिट रहा है काट पिट के सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और 2FC ही क्या होगा आपका पोजीशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बच्चों 2 से, कहाँ गया कोंडा गांव चले गए, ऑप्शन 2 से मैच करेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों इस सवाल को बनाएंगे। तो ये बच्चों आपके 23 जनवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर था। अब जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का आएगा मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप अपनी तैयारी बढ़िया से करती रहिए। और जो शिफ्ट 22 जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।